नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में आम जनता की जेब पर पड़े एक और बड़े आर्थिक बोझ को लेकर के। अब प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 10% के फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार जोड़े जाने के बाद विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बेहद तीखा और सनसनीखेज आधिकारिक बयान जारी किया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली बिल के नाम पर आम जनता से जो अतिरिक्त पैसा वसूलने की तैयारी में है वो असल में कोई सरचार्ज नहीं बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था करने का एक जरिया है। अब पूरी तरीके से ये मुद्दा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि जून महीने की शुरुआत के साथ ही बिजली बिल का ये मुद्दा यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को सीधे तौर पर गरीब और किसान विरोधी भी करार दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई की मार से लगातार आम जनता और किसान परेशान था। ऐसे में बिजली बिल पर सरचार्ज लाने का ये जो दावा किया जा रहा है वो भी जनता के लिए मुसीबत से कम नहीं। अखिलेश यादव ने सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए अपने बयान में कहा कि बिल का जो ये मुद्दा है वो सिर्फ बिल के नाम पर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के अपने तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था के लिए सरचार्ज बना करके लेकर के आई है। सच तो यह है कि जून से बिजली का बिल देखकर प्रदेश की जनता की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। ये कोई सरचार्ज नहीं बल्कि बिजली के बिल में सीधे तौर पर भाजपा का कमीशन बढ़ा है। भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की जेब काट रही है। भाजपा की सरकार हर दिन महंगाई बढ़ा रही है जिससे गरीब किसान, छोटा व्यापारी और मध्यम वर्ग पूरी तरह बेबस और परेशान है। भाजपा गरीब और किसान विरोधी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इस महंगाई के खिलाफ सीधे जनता की अदालत का रुख करने का दावा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। महंगाई कम करने का वादा किया गया था भाजपा द्वारा, लेकिन वो लगातार डीजल, पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी कर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने की तैयारी में। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस अन्याय का जवाब देगी और भाजपा को सत्ता से हटाकर सपा की सरकार बनाएगी, क्योंकि सपा की सरकार आने के बाद ही जनता को इस बेतहाशा महंगाई से पूरी तरह निजात मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव का ये जो बीजेपी पर महाविस्फोट है, क्या वाकई सरचार्ज के बदले सिर्फ भाजपा 2027 के चुनाव के तिकड़म को तैयार करने की प्लानिंग में जुटी हुई है? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करेंगे। विवेक जी, अखिलेश यादव का सीधा और बेहद गंभीर आरोप है कि 10% फ्यूल सरचार्ज कोई प्रशासनिक घाटा नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों के लिए फंड जुटाने का जरिया है। स्नेहा जी चूंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह से अपने चुनाव खर्च जुटाया होगा तो उनको ये चीज़ समझ में आती होगी जी। जहाँ तक 10% फ्यूल चार्ज जो जून के महीने में लिया जाना था वो किन कारणों से था सबको मालूम है जी। जिस तरह से ईंधन को लेकर वैश्विक संकट है और सरकार इन विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से सभी मूल्यों पर नियंत्रण बनाए हुए है। और फिर इस फ्यूल चार्ज को लेकर के भी जो विद्युत नियामक आयोग ने जो प्रश्न उठाए हैं और उसमें ये भी व्यवस्था दी है कि अगर इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये फ्यूल चार्ज आगे समायोजित भी कर दिया जाएगा जी। तो ऐसे में इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। सरकार की मंशा कहीं भी अपने उपभोक्ताओं को पीड़ित करने की नहीं है। जी। उपभोक्ताओं को नियमित सुचारू रूप से बिजली मिलती रहे, प्रदेश पूर्ववर्ती सरकारों की तरह अंधेरे में न डूबे, केवल इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और रामपुर को बिजली न मिले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को
इलाहाबाद में बिजली आपूर्ति देने के लिए अलग से आदेश न पारित करना पड़े। जिस तरह से वर्तमान सरकार में सभी शहरों को 24 घंटे बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है, जी ये प्रक्रिया चलती रहे, कहीं कोई व्यवधान न पड़े, उस निमित्त इस तरह का सरकार का प्रयोजन था। और जिस तरीके की हल्की टिप्पणी अखिलेश जी कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने शासनकाल में तो प्रदेश को अंधेरे में डुबोने के लिए जाने जाते थे। आज किसी बाजार में क्या कहीं आपको जनरेटर की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है? नहीं, यही प्रदेश था, यही जगह थी। आप हजरतगंज या अन्य किसी बाज़ार में चली जाइए तो आप दुकानदार से बात नहीं कर पाती थी, पूरा बाज़ार जनरेटर की गड़गड़ाहट में डूबा रहता था। आज कहीं ऐसे दृश्य दिखते हैं क्या? तो जो चीज़ है उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जी विद्युत सप्लाई के क्षेत्र में प्रदेश ने बहुत जिम्मेदारी से कदम बढ़ाए हैं, मजबूती से कदम बढ़ाए हैं, और उसके परिणाम सबको दिख रहे हैं। सरकार अपने उपभोक्ताओं के साथ है। सरकार कहीं भी उपभोक्ताओं को पुलिस अलग नहीं समझती। एक स्मार्ट मीटर का विषय आया तो उस पर भी सरकार ने इमीडिएट फैसला लिया। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे जेब काटने का, देखिए, ये तो गला काटते थे। जेब तो छोड़ दीजिए, तो बहन बेटी उठा ले जाते थे, घर उठा ले जाते थे। कुछ इन्होंने छोड़ा हो, ये उसी तरह का इनका राजनीतिक कह लीजिए बिहेवियर रहा है, जेब काटने का, गर्दन काटने का। नीरज मिश्रा की हत्या तो सबको मालूम गर्दन काट के कैसे की गई थी। ये तो काटने वाले लोग हैं, इनको सब जगह इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चाल चरित्र की नहीं है। हम तो जनता की सेवा के लिए, राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हम किसी की गर्दन काटने के लिए या जेब काटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ये इनकी भाषा, इनके विचार हैं, इनके कर्म। जी जी शशलेन जी, रेगुलेटरी कमीशन नियमों के तहत कोयले और ईंधन की बढ़ती कीमतों के आधार पर फ्यूल सरचार्ज तय करता है। फिर इसमें भाजपा के चुनावी खर्च, कमीशन या तिकड़म जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? देखिए स्नेहा जी, जी इस देश में और प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से किसानों के साथ साथ नौजवानों को, और नौजवानों से क्या, इस देश और प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को किस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, जो बिजली की बात चल रही थी, अभी मैं विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था कि सब बिजली चौकस हो गई, सारी व्यवस्था है। अभी आप देखिए, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं, इधर 1-2 दिन से राहत है। मैं आज नहीं कह रहा कि नहीं, आज नहीं बिजली कटी, मैं झूठ भी बोल सकता था, लेकिन पिछले हफ्ते भर से कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिजली न कट रही हो, और उसके बावजूद बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। भाई, इनका महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं है श्वेता जी? आप बताइए, जो पेट्रोल डीजल, आज देश में वैश्विक संकट है ना, 6 महीना पहले तो नहीं था। जी जो पेट्रोल डीजल की कीमत 45 से 50 रुपए थी, आज 100 को क्रॉस कर गई, 100 क्रॉस कर गई। जो बिजली 4 से 6 रुपए पर यूनिट थी, आज 7 से 9 रुपए पर यूनिट हो गई। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का बिकता था, आज 950 लगभग 1000 के पहुंच गया। और कॉमर्शियल सिलेंडर स्नेहा जी, जो 1500 रुपए में बिकता था, आज 3200 में हो गया। और महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रही। जो सोना 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। जो चांदी 43,000 रुपए पर किलो थी, आज 2,80,000 के प्रति किलो के हिसाब से हो गई। महंगाई श्रीवास्तव जी को दिखाई नहीं दे रही। जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की बिकती थी, आज 1 लाख से ऊपर, 1,10,000, 1,20,000 की बिक रही है। और जो खाद 1100 की डीएपी मिलती थी, जी तब हमारी सरकार में 50 किलो की थी स्नेहा जी, आज 1,350 रुपए की मिलती है, और 45 किलो की मिलती है। हमारी सरकार में 50 किलो की रेट 1,100 रुपए, इनकी सरकार में 1,350 की, और 45 किलो की। अब मेडिकल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में आप आ जाइए, श्रीवास्तव जी को महंगाई नहीं दिखाई देती।
जो फीस 20,000 से 50,000 रुपए हुआ करती थी, 1 लाख में मेडिकल कॉलेज की फीस हो गई। और जो प्राइवेट संस्थान है, जी जो 4 लाख से हुआ करते थे, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गई आज की डेट में। ये है महंगाई। जो छात्र बीटेक 70,000 रुपए प्रतिवर्ष में करता था स्नेहा जी, आज 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष फीस है। संस्थानों में जाके पता कर लीजिए। जो एमबीए का छात्र 10 लाख में एमबीए की डिग्री प्राप्त कर लेता था, आज 30 से 40 लाख रुपए खर्चा उसका आ रहा है। महंगाई दिखाई नहीं देती। आप बिल्डिंग मटेरियल पे आ जाइए स्नेहा जी, जो सीमेंट की बोरी 200 रुपए की मिला करती थी, आज 450 रुपए की है। जो मोरंग 35 रुपए में थी, आज 70 से 80 रुपए में बिक रही है। जो गिट्टी 30 रुपए में थी, आज 90 रुपए में बिक रही। और तो और, अगर बिजली की समस्या है नहीं, तो इनके नीरज बोरा जी जो विधायक है लखनऊ से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर पैड पे लिखा कि बिजली की व्यवस्था को ठीक किया जाए, जनता परेशान है। और अकेले नीरज बोरा ने नहीं लिखा, प्रदेश के कम से कम 3-4 विधायक और सांसदों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी सहित तमाम नेताओं ने लिखा कि बिजली की समस्या है, लेकिन बिजली इनको दिखाई नहीं देती। ठीक है अभिषेक जी, कुल मिलाकर के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के इस तकनीकी फैसले को अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव का तिकड़मी खर्च करार दिया है। विश्लेषक के तौर पर आप इस राजनीतिक नैरेटिव को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई 2027 के लिए सपा का मास्टर स्ट्रोक है? देखिए स्नेहा जी, अभी मैंने विवेक जी को भी सुना और सैसलेन जी को भी सुना। देखिए विवेक जी ने जो बात कही वो बिल्कुल स्पष्ट है और तथ्यपरक है। और सैसलेन जी की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। इनका ये कहना कि जैसा कि बोल रहे थे कि सोना 28,000 था, 1,60,000 पहुंच गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, पहले क्यों इतनी कम थी अब इतनी ज़्यादा क्यों हो गई, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा जी, क्या जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं, क्या वो बीजेपी सरकार ने बढ़ाई हैं? क्या सैसलेन जी को ये नहीं पता है कि डिमांड एंड सप्लाई एक रूल होता है, सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का नियम है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई और कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, रेट बढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पे जो अस्थिरता हुई है युद्ध के को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों में, उसकी वजह से जो शेयर बाज़ार उसमें भी अस्थिरता हुई। एक सिंपल सा इकोनॉमिक का फंडा है कि जब जब शेयर बाज़ार अस्थिर होता है और लोगों को लगता है कि अब शेयर बाज़ार में निवेश का मौका नहीं है या वहाँ पे निवेश करने से हमें घाटा है, तो लोग सोने में निवेश करते हैं। अगर जब सोने में निवेश करना शुरू करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो बट नेचुरल है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। इसमें भाजपा का दोष कहाँ से आ गया? किसी एक पार्टी को निशाना बनाना बिना किसी सबूत, बिना किसी इसके है जानबूझ, इसको तो हम जानबूझ के कहेंगे कि आपके पास कुछ तथ्य नहीं है लेकिन आपको बस ब्लेम करना है। तो आप ब्लेम करने का, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं प्रदेश के, आपको एक सोच समझ करके तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। रही बात बिजली में जो सरचार्ज लगाया गया है, सभी को पता है कि इधर कुछ वर्षों से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। जो गर्मी पहले पड़ा करती उससे अब इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सप्लाई उतनी है नहीं, हम सबको पता है कि जितना होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। यूपीपीसीएल के पास भी इतना कैपेसिटी नहीं है कि सबको बिजली दे पाए। ठीक है, अब उसको पूरा करने के लिए, उस सप्लाई, उस डिमांड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे। वो संसाधन कहाँ से आएंगे? प्लस जो लॉस हुआ है अभी मार्च के महीने में से लेकर पिछले साल से लेकर मार्च तक जो लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको कैसे पूरा करेंगे? तो उसको सब देखते हुए उसको मैनेज करने के लिए 10% का सरचार्ज बढ़ाया गया है। ये कोई राजनीतिक प्रोपोगेंडा नहीं है, कोई सोची सपनी साजिश नहीं है। ये अपने फिलहाल तो उस पे रोक लगा दिया गया ना, फिर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। और इस वक्त राजनीति में तिकड़म शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से भाजपा के एक नेता ने, एमएलए ने तिकड़म शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तब से बार बार समाजवादी पार्टी के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा अपनी तिकड़म को 2027 के चुनाव को साधने के लिए ये सारी चीजों को अपना रही है। अच्छा, अगर ये बताइए कि अगर हम चुनाव की भी बात करते हैं तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो उससे भाजपा को क्या लाभ होने वाला
उससे तो उसको नुकसान ही होगा ना। बिल्कुल। तो ये कहना कि ये सब जो तिक्रम किया जा रहा है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, ये तो एक जिसके पास आंखें नहीं होगी, लेकिन एक लेमैन की तरह से भी सोच जो देखेगा व्यक्ति उसको भी पता होगा। अगर हम महंगाई बढ़ाएंगे, कौन सी पार्टी चाहेगी कि हम महंगाई बढ़ाएं, रोजगार ना दें? उससे तो उसी पार्टी को लॉस होगा। ठीक है। तो ये कहना कि ये सब तिक्रम राजनीतिक लाभ और 2027 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, सरासर निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। विवेक जी, अभी तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल सबकी फीस गिना दी इन्होंने, तेल से लेके अनाज तक के दाम बता दिए इन्होंने। बताया शशिलेन जी ने कि स्थिति बड़ी गंभीर है, गरीब किसान आम जनता विरोधी है भाजपा। देखिए, उन्होंने गिनाने के लिए गिना तो दिए हैं। जी। सत्यता यह है कि समाजवादी पार्टी किसान विरोधी है। उसे गेहूं का समर्थन मूल्य 25 रुपया 85 पैसा प्रति कुंतल किया जाना रास नहीं आ रहा है। अब गेहूं का मूल्य बढ़ेगा तो थोड़ा आटे का भी बढ़ेगा। जी। ये बढ़ोतरी इनको रास नहीं आ रही है। इन्होंने दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों के गिना डाले। इन्होंने KGMC का रेट नहीं गिनाया, जहाँ 35,000 में साल की फीस में MBBS आदमी कर ले रहा है। ये निजी कॉलेजों की फीस गिना रहे हैं। ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी भ्रामक बातें करना ये चाहते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। ये पब्लिक है, शशिलेन जी सब जानती है कि सरकारी कॉलेज की फ़ीस क्या है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस क्या है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सरकार जिसने सर्वाधिक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी है। आज हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश नहीं दुनिया के लिए मेडिकल हब बनने जा रहा है। जिस प्रदेश में आपके शासन में गलियों में कट्टे बनते थे, आज उसी प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस से लेके AK-47 से लेके बबलिंग स्कॉट से लेकर के तमाम आयुध बन रहे हैं। जी। दुनिया उत्तर प्रदेश के अपने नक्शे पे उभरता देख रही है। तो ये सफलता हो सकता है आपको हजम ना होती हो, ये आपकी समस्या है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपने किसानों की बात की, मुझे बड़ी हंसी भी आती, दुख भी होता और शर्म भी आती है आपकी बात सुन करके कि किस मुंह से आप किसानों की बात करते हैं। आपकी सरकार थी तो आप गन्ना किसानों का बकाया छोड़ के चले गए। हम जब सरकार में आए तो हमने आपके समय का भी बकाया निपटाया, बहन जी के भी समय का निपटाया। तो गन्ना किसान तो आपके एजेंडे में है नहीं। गन्ना का समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया, आप किस मुँह से किसानों की बात करते हैं। किसान को फ्री बिजली हम दे रहे हैं। आपने किसान के लिए क्या किया? एक कर्ज माफ़ी का वादा किया था, वो भी मुलायम सिंह की जन्मदिन के दिन 50,000 तक का लोन माफ़ किया, वो भी उस बैंक का जिससे पूरे तहसील में 1 या 2 किसान कर्जा लेते, भूमि विकास बैंक का। अब शेख जी बैठे, पूछ लीजिए इनसे, भूमि विकास बैंक से कितने किसान कर्जा लेते हैं। स्नेहा जी स्वयं किसान परिवार से आती, खुद ही जानती होंगी कि इनके घर में अगर ट्रैक्टर का लोन हुआ होगा तो किस बैंक से हुआ होगा। भूमि विकास बैंक किसी किसान को कर्जा देती है, कोई उससे लेता है क्या? तो ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। सत्यता यह है कि समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है। वो आज सरकार को किसी उसके मुद्दे पे घेर पाने में असमर्थ है। सरकार बहुत सधी हुई चाल से दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। प्रदेश को जिस तरह का सपना देखा है नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने के साथ कदम बा कदम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है हर मोर्चे पे। फिर ये लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 पे सिर्फ महंगाई पे है, बार बार फ्यूल सरचार्ज, अंडर रिकवरी का बोझ उपभोक्ताओं के सिर पर क्यों फोड़ा जाता है? इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो आम उपभोक्ता की जेब से बाहर चली गई। आलू 10 रुपया 12 रुपया किलो बिक रहा है, प्याज का भी रेट है ये, टमाटर 20-25 रुपये मिल रहा है, खीरा 20 रुपया किलो 25 रुपया किलो बिक रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम उपभोक्ता की जेब से बाहर चली गई? सोना रोज खरीदता है क्या आम उपभोक्ता? सोने का अगर दाम बढ़ा या घटा तो क्या उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? अभी अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही, उत्पादन और सुलभता, दोनों स्थितियां। उत्पादन
विदेशों में होता है, हमारे पास जितनी खपत उतना हमारे पास उत्पादन होता नहीं है। तो सब सारी चीज़ें सबको मालूम है, किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोने का मूल्य भारत सरकार निर्धारित कर सकती है क्या? चांदी का मूल्य भारत सरकार निर्धारित कर सकती है क्या? ये तो सीधी सी बात है, ये उत्पादन और खपत के उसमें अनुपात में बढ़ेगा घटेगा। तो ये सब चीज़ें केवल ये कहना कि साहब सरकार महंगाई बढ़ा रही, सरकार महंगाई बढ़ा रही, बेबुनियाद की बातें हैं। सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं। सरकार मजबूती से मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित किए है। पड़ोसी अच्छा विवेक जी, एक शब्द इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि उस शब्द को कहीं ना कहीं आप ही के नेता बोल करके इनके पाले में बॉल डाल गए हैं, तिकड़म शब्द कि चुनाव विकास से नहीं तिकड़म से जीता जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं जब महंगाई बढ़ रही है तो 2027 के चुनाव के लिए तिकड़म की तैयारी करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं आप लोग, जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं आप लोग। इनसे पूछिए कि विकास से इनका आशय क्या, तिकड़म से इनका आशय क्या है। जी। विकास जनता तब देखती है जब जनता के खुद के जीवन में सुकून हो, जनता अपने माल असबाब की रक्षा कर पाए, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित हों। जब जनता का माल असबाब सुरक्षित नहीं रहेगा, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कौन सा विकास देखेगी। अरे लुलु मॉल में घूमने स्नेहा जी आप जब जाएंगी, जब आप सुरक्षित रहेंगी, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आपको मालूम है कि घर के बाहर हम सूरज ढलने के बाद लुट जाएंगे, तो आप लुलु मॉल जाइएगा टहलने। तो ये इस तरह का विकास को विकास बताते हैं। हम जनता की सुरक्षा की भी चिंता करते, विकास की भी चिंता करते हैं। तब जाकर के जनता हमें हर चुनाव आशीर्वाद देती जा रही है। इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि जनता को लूटने में ये आगे रहते हैं। शशलेन जी, आपकी पार्टी सिर्फ 2027 के चुनाव को ध्यान में रख के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करे, बाकी जमीन पर कोई काम ना पहले आप लोगों ने किया था और ना अभी जनता के हित के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं आप लोग, सिर्फ हवाई दावे। ये बड़ा गंभीर आरोप आप लोगों पे लगा है, क्योंकि विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। देखिए स्नेहा जी, डिबेट में मैं विवेक श्रीवास्तव जी को भी सुन रहा था और राजनीतिक विश्लेषक जी को भी सुन रहा था। देखिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई विचारधारा होती है, लेकिन कोई भी सरकार हम ये नहीं मान सकते कि नहीं वो 100% अच्छा ही काम करती है। दूसरी बात, अभी आप बता रहे थे कि लुलु मॉल के वहां तक जाने में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। स्नेहा जी, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना होता और हत्या ना होती। अभी एशियन गेम में चयनित पैरा एथलेटिक चिराग त्यागी की हत्या हो गई। ये क्या कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आता क्या? और आप गाजीपुर की हत्या भी एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई, क्या ये कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आता क्या? ऐसी कानून व्यवस्था है। और अभी लखनऊ में आप देखिए, अयोध्या युवा मोर्चा इन्हीं भाजपा के सरकार का साथी था, युवा मोर्चा का साथी था, शिवम सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। और ये कहते हैं कि सब चंगा है, कानून व्यवस्था अच्छी है। और अभी आप एक वीडियो देख रही होंगी स्नेहा जी, फिरोजाबाद में 1.5 वर्ष के एक बच्चे को, अबोध बच्चे को एक व्यक्ति ने पटक के मार डाला जी, पटक के मार डाला। यह है कानून व्यवस्था इनकी। अभी और एक और घटना स्नेहा जी आपको बताना चाहते हैं कि मथुरा में एक बाबा जो पढ़ी लिखी भोली भाली बेटियों को, जो IIT बीटेक कर, सूर्या चौहान का नाम नहीं लिया आपने ससुरेन जी, नशीली दवाई देके उनके साथ सूर्या चौहान का नाम भूल गए ससुरेंद्र जी। अभी खुलासा उसका हुआ है। शशलेन जी एक घटना उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चित घटना भी उठा रहे हैं। विवेक जी कह रहे हैं उसका नाम भूल गए आप। किसका? विवेक जी, सूर्या चौहान का नाम भूल गए ससुरेंद्र जी, उनका भी नाम ले लेते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। ये दुख जो होता है आप लोगों को विशेष घटनाओं पे होता है, दुख का भी आप एंगल निकाल लेते, अच्छी बात नहीं ससुरेंद्र जी। कानून व्यवस्था सरकार इनकी है ना, सारी जिक्र सारी घटनाओं का करिए। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण ना होता हो, लेकिन इनको तो सरकार की
सिर्फ और सिर्फ तारीफ करनी है। सूर्या घटना का जिक्र आप इसलिए नहीं कर रहे कि उसमें हत्यारा मुस्लिम है। गौतम बुद्ध नगर में 12 वर्ष के बेटे, नहीं, सूर्या की घटना का जिक्र आप करने में दर्द इसलिए है कि उसमें हत्यारा मुस्लिम है। और कोई होता तो आप चीख चीख चिल्ला रहे होते। सूर्या की घटना का जिक्र आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें हत्यारा मुस्लिम है। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लग गया आप लोगों के ऊपर शशलेन जी कि आप लोग घटनाओं को भी सिर्फ उन घटनाओं को उठाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। सूर्या चौहान की घटना का जिक्र आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरोपी MY समीकरण में से आपके आता है। बड़ा गंभीर आरोप लग गया आपके ऊपर, जवाब दीजिए। बात सुनिए स्नेहा जी, हमको ये पूरी बात करने नहीं दे रहे। जब मैं पूरी बात करता न बोलता तब ये बीच में करते। गौतम बुद्ध नगर जो 12 वर्षीय ब्राह्मण बेटे की हत्या हुई है, क्या वो यादव की हत्या हुई है? क्या वो मुसलमान की हत्या हुई है? क्या मैंने तो ब्राह्मण समाज के बेटे की हत्या की बात। लखनऊ में संदेव सिंह की हत्या में जो गिरफ्तारी हुई उसको भी नहीं चर्चा कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं स्नेहा जी। नहीं, आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन जरा सा उसमें माई समीकरण इतना न बचाइए। हत्यारा उसकी खुल के जिक्र करिए। कौन क्यों बनाए, क्या दिक्कत बोलने में? ठीक है अभिषेक जी। जी स्नेहा जी, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आता है तो तमाम तरह के मुद्दे उठ जाते हैं। अब इस बार महंगाई और सरचार्ज का मुद्दा उठ चुका है। ऐसे में एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर भाजपा ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ जनता सुरक्षित है, आए दिन हत्याएं हो रही है। दूसरी तरफ अभी आपने सुना कि विवेक जी ने कहा कि ये हत्या और घटनाओं का भी जिक्र समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से करती है, जिसमें इनका समीकरण सत्ता उस घटनाओं का नाम नहीं लिया जाता। आखिरकार चुनाव से पहले ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल जाती हैं? देखिए मैं बस ये कहना चाहूँगा जी कि विपक्ष, जैसे विवेक जी ने कहा, घटनाएं तो होती हैं। किस पार्टी में, किस सरकार में घटनाएं नहीं होती हैं? जी। क्या जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो घटनाएं नहीं होती थी? मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी भाजपा की सरकार है तो घटनाएं नहीं हो रही हैं, मगर अगर आप कंपैरिजन करेंगी तो काफ़ी हद तक घटनाओं पे अंकुश लगा है। समाजवादी पार्टी का आप शासन कार्यकाल देख लीजिए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन का कार्यकाल देख लीजिए। जितना क्राइम रेट में कमी भाजपा की सरकार में आई है यूपी के अंदर, उतना क्या सपा सरकार में थी? अभी जैसा विवेक जी ने एक मुद्दा उठाया सूर्या चौहान का, क्या हुआ उसमें? मुख्य आरोपी असद जो था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस तुरंत मुस्तैदी के साथ उसकी खोजबीन की और उसको जैसे ही वो पकड़ में आया उसने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसको ढेर कर दिया गया। जी। तो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि प्रशासन मुस्तैद नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? इतना बड़ा प्रदेश है, पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही प्रशासन के पास सूचना आती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी फिर चाहे किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे किसी भी धर्म वर्ग क्षेत्र का हो, उसके साथ में वही कृत्य किया जाएगा जैसा कि जो कानून सम्मत होगा, न्याय संगत होगा। और उसी दिशा में ये जो एनकाउंटर किया गया है वो हम सब देख ही रहे हैं। जी। तो ये कहना कि नहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम आदमी परेशान है और कानून व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई है, मैं इस बात से ससलेन जी की सहमत नहीं हूँ। ठीक है। और दूसरी बात का जवाब दे दूं कि जब चुनाव हुआ था तभी क्यों होता है ऐसा? जी। तो उसका एक सिंपल सा कारण है, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है कि जिस समय चुनाव आ रहा होता है या होने वाला होता है, उसमें जनता के को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए जो विपक्ष होता है वो इस तरीके के हथकंडे अपनाता है। और उसी सिलसिले में जो विपक्ष है वो उस तरह की हरकतें कर रहा है। इसका धरातल पर कोई असर दिखने वाला नहीं है। 2027 के चुनाव जनता अपने हिसाब से देगी और किसको जीत देती है, किसको हार का सामना करना पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है विवेक जी, अभी जब आपने कहा कि तिकड़म और विकास की ये जब बातें होती हैं, चुनाव की बातें होती हैं, तो सुरक्षा बेहद जरूरी है और उत्तर प्रदेश में हर कोई सुरक्षित है।
अभी ये तमाम घटनाओं का जिक्र कर रहे थे शशलेन जी और बता रहे थे कि कहीं जनता सुरक्षित नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव का भी यही आरोप है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में महिलाएं हो या फिर आम जनता हो, युवा हो, कोई भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ तमाम बढ़ती हुई घटनाएं। इस बार जनता सफाया कर देगी भाजपा का। देखिए श्रेया जी, उनके विचार हैं जी, उनसे पूछिए कि उनके शासनकाल में जब कोई अपराध होता था तो क्या करते थे। हमारे शासनकाल में अगर कोई अपराधी अपराध करता तो वो 24 से 48 घंटों में जेल की सीखचों में पहुंच जाता है। जी, प्यार से पहुंच जाता तो साबुत पहुंचता है, आनाकानी करता तो पैर में नीचे गोली लगती है, ज़्यादा दिक्कत पेश करता तो पैर के ऊपर गोली लग जाती है। हो सकता कभी कभी जेल तक ले जाने में ऊपर चला भी जा सकता है। हमारे में ये स्थिति है। ये तो अपने यहाँ बलात्कारियों को टिकट दे के उनका प्रचार करने जाते थे। सीओ के हत्यारे को टिकट दे के इन्होंने चुनाव लड़वाया। उन्नाव का जो रेप कांड था आपके विधायक का, नहीं, हाँ वो क्या बताइए। महात्मा थे क्या? नहीं, बिल्कुल वो आप ही की पार्टी से कुछ दिन उन्होंने अपने अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ समय उन्होंने समाजवादी पार्टी में बिताया है शशलेन जी। नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, कुछ तो आपका लक्षण लेके आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं, कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने बहुत समय आपके यहाँ भी बिताया है, तो ये कह कर के आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो कहीं रेप करने गए थे क्या? आप दीजिए, आप बताएं, उदाहरण दीजिए ना। आप बताएं ना, चिन्मयानंद जी कहीं रेप करने गए थे क्या? उनको एक ट्रैप में फंसाया गया, वीडियो बाबा ने बनवाई थी। अपराधी थे कि नहीं थे? काहे का क्या अपराध किए थे बताएं उन आप? पे रेप का आरोप था कि नहीं था? किसका रेप किए थे? आप बताएं किसका रेप किए थे? केवल आरोप प्रत्यारोप के, देखिए आरोप प्रत्यारोप के क्रम में ये कह करके किसी को आप कटघरे मत खड़ा कीजिए। बाबा न कहीं गए थे, आरोप था कि नहीं था उन पे? कोई आरोप नहीं था, पता कर लीजिए पहले। उन्नाव मामले में आरोप नहीं था। आपके देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन है। मैंने कहा ना कि देखिए आप विषय को डिरेल कर करके अपनी शशलेन जी अब मुद्दे पे आते हैं। हम लोग पहले ही बहुत डिरेल हो चुके हैं। बोल रहे थे ना आप। महंगाई और घटनाओं का जिक्र आपने किया है तो उनसे जवाब लेते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि हम किसी आरोपी का चुनाव में टिकट देके प्रचार करने गए हो तो बताइए, आप कुंडा में जियाउल हक के हत्यारे को आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं, आप बताओ दिया कि नहीं दिया? अपराधियों का रिकॉर्ड मांगा है। अरे भाई, जिन अपराधियों का रिकॉर्ड मांगा उसमें एको असलाह भारतीय जनता पार्टी समय हुआ है। राजा भैया को कैंटोनमेंट में आवाज मुलायम सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री अपने शासनकाल में दिया। क्या बात करोगे आप? थोड़ा होमवर्क करके आइए शशलेंद्र जी। उनको ना तो आवाज भाजपा सरकार में मिला छावनी में, ना एको असलाह भाजपा सरकार में लाइसेंस हुआ है। क्या बात करोगे भाजपा से आप? सब जगह व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी का संरक्षण नहीं करती शशलेन जी। महंगाई के मुद्दे को पहले आप लोग घटनाओं पे ले गए। एक मिनट शशलेन जी जरा रुकिए। शशलेन जी जो है आरोप था, आज मुख्यमंत्री बने बैठे। शशलेन जी जरा रुकिए। किसके ऊपर आरोप था? भ्रष्टाचारी करते थे, साफ हो गए। किसके ऊपर आरोप था? शशलेन जी और विवेक जी एक मिनट रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के किसके ऊपर आरोप था? जब टीएमसी में तब वो भ्रष्टाचारी थे। क्या कह रहे हैं? टीएमसी साफ है, सादा चीट फंड घोटाला था उनके ऊपर। अच्छा ठीक है, रुकिए एक मिनट। शशलेन जी, उत्तर प्रदेश की बात करते करते आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए। भाजपा में नहीं है क्या वो? अरे भाई रुकिए ना, बात करने भागेंगे। अभी अमेरिका पाकिस्तान चले जाएंगे, अभी देखिएगा। महंगाई की बात करते करते भाजपा की नहीं है क्या? अभी अमेरिका भाग जाएंगे बताइए भाई। अगर आप ऐसे बात करेंगे ना तो तमाम आपके सहयोगियों के भी कारनामे खुलेंगे। जियाउल हक के हत्यारे को टिकट दिया, जियाउल हक की बीवी को। आइए आप लोग, 1 घंटे की चर्चा में पूरी दुनिया नहीं समेट पाएंगे आप लोग। प्लीज भाग तो सकते हैं ना सने, आज भागने मुद्दे पे रहिए। क्या वाकई अखिलेश यादव ने सिर्फ ऐसे ही महंगाई का गंभीर आरोप लगा दिया भाजपा के ऊपर? जवाब लेना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि जनता महंगाई से परेशान है शशलेन जी, तो जवाब लीजिए भाजपा से। महंगाई के मुद्दे की बात करते करते तमाम घटनाओं पे जाएंगे तो भाजपा के लिए तो सेफ जोन हो जाएगा। क्यों अभिषेक जी, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है,
अब रुकिए शशलेन जी, मुद्दे पे वापस आते हैं और जवाब लेते हैं। विवेक जी। देखिए श्रेया जी, मैंने यही कहा कि हम किसी अपराधी का या अपराध में फंसे व्यक्ति का संरक्षण नहीं करते, ना उसका प्रचार करने जाते हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह के दृश्य दिखाए हैं, मैं उसी की चर्चा कर रहा जिस पे हमारे मित्र शशलेन जी विचलित हो गए। जियाउल हक के हत्या में उसकी पत्नी को मुआवजा और नौकरी दिया, उनके बाप को दोहरा मुआवजा दिया और उसके हत्यारे को टिकट भी दिया। ये इनका समाजवाद है। इसी तरीके की घटना इन्होंने किया गायत्री प्रजापति के मामले में, जब ब्राह्मण महिला के साथ उसने मुख्यमंत्री आवास के बगल बलात्कार किया तो उसको टिकट दे करके अखिलेश जी उसका चुनाव प्रचार करने गए। होता ये था कि जब अखिलेश जी मंच पर चढ़ते थे तो गायत्री प्रजापति मंच से नीचे उतर आते थे। उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई इस प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं बन गई। हम कहते किसी भी हम तो कहते भाई कोई अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपना हो चाहे पराया। आप जिस उन्नाव विधायक की बात करना चाहते अगर उसका अपराध में नाम आया तो हमने उसको बख्श थोड़ी दिया जी। आप चिन्मयानंद जी की बात करते, चिन्मयानंद कहीं बलात्कार करने नहीं गए थे। चिन्मयानंद को उस महिला ने खुद टाइप करके उनका वीडियो बनाया था, फिर भी हमने कार्रवाई की, हमने किसी को बख्शा थोड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाता। योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के लिए जाने भी नहीं जाती, एक चीज़, और न उनसे कोई उम्मीद रखता इस तरह की। हम लोग भी उम्मीद नहीं रखते कि अगर हम गलत करेंगे तो बाबा हमें बख्श देंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज आप महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, क्या महंगा हुआ आप बताएं। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 25 रुपया 85 पैसा किया है। क्या इसे आप महंगाई कह करके किसान के पेट पे लात मारना चाहते हैं? क्या किसान को गेहूं का बढ़ा हुआ मूल्य मिलता समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है? क्या गन्ने के मूल्य में समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया है? क्या इसको आप महंगाई के दायरे में लाना चाहते हैं? गन्ने के किसान के पेट पे लात मारना चाहते हैं? किसको आप महंगा बता रहे हैं? आलू किसान हमारा रो रहा है, 7-10-12 रुपए किलो हमारी आलू बिक रही है, हमारी लागत नहीं मिल रही है। टमाटर उसी के हेर फेर दाम में 20-25 रुपये में बिक रहा है, खीरा 20-22 रुपये में बिक रहा है, आम बिक रहा है, खरबूज तरबूज बिक रहा है। आखिर कौन सी ऐसी चीज महंगी हो गई जो आम उपभोक्ता की बजट से बाहर जा रही है? सुनिए, ये लोग बता तो रहे हैं, गैस हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, सब महंगा। रसोई गैस, घरेलू गैस पे हमने दाम पे नियंत्रण बनाए रखा है। डीजल पेट्रोल सबको मालूम है कि वैश्विक समस्या, इस नाते कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना पड़ रहा है। अगर उसके सापेक्ष अन्य पड़ोसी देशों को देखिए तो वहाँ तो 400-400 रुपये के डीजल पेट्रोल मिल रहे हैं, यहाँ तो भी मामला 100 के आंकड़े के आसपास है जी। आप किस बात पे सरकार को घेरना चाहते हैं? कोई ऐसा मुद्दा लाइए शशलेन जी, इसमें आप सरकार को घेर पाइए। इन भोसले मुद्दों से आप सरकार को घेर नहीं पाएंगे, मुद्दे भोसले पड़ चुके हैं आपके। शशलेन जी जी स्नेहा जी जवाब दीजिए। देखिए स्नेहा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई नहीं दिखती। उनको ये बात नहीं दिखती जो सिलेंडर 400 का था आज लगभग 1000 के बिक रहा है। ये जो 600 रुपए का डिफरेंस है ये इनको नहीं दिखता। कब 600 का था सिन्हा जी? बता रहे हैं वो 400 का था, अब 1100 में बिक रहा है। कब 1100 का हो गया सिलेंडर? ये महंगाई नहीं दिखती इनको। कहाँ 1100 का हो गया? खाना किसान देखिए, आप पूछ तो रहे हैं कहाँ 1100 इन्हें का बिक रहा है? सब्सिडी नहीं दिखती क्या? खाना बड़े लोग खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से इन्हें सब्सिडी नहीं दिखती। ये सिलेंडर है, गरीब लोग नहीं खरीदते हैं, सिर्फ अब, पैसे वाले लोग खरीदते हैं। शशलेन जी, उनको शशलेन जी कतई नहीं दिखता। रुकिए, 600 रुपए ये कह रहे सब्सिडी नहीं दिखती आपको, कहाँ 1100 का सिलेंडर हो गया? कहाँ सब्सिडी मिल रही है बताइए आप। किसको नहीं मिल रही है? सब्सिडी मिल रही, किसको नहीं मिल रही आप बताइए ना। शुरुआत में सब्सिडी मिलती थी, अब सब्सिडी नहीं मिल रही है। किस दुनिया में जी रहे हैं सिन्हा जी? आप सब्सिडी नहीं मिल रही विवेक श्रीवास्तव जी, ये किस दुनिया में जी रहे हैं? पूछ तो रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं भाई विवेक जी कि किस दुनिया में है समाजवादी पार्टी के लोग, किसको सब्सिडी नहीं मिल रही है? 4 लोगों के नाम गिनाइए इन्हें। बताइए किसको सब्सिडी मिल रही? आप दोबारा चेक करिए, आप बताएं ना किसको नहीं मिल रही है? इनको गैस के दाम बढ़े नहीं दिखते। स्नेहा जी हमें बोलने दीजिए, ये बोले थे मैं शांत था, तभी डिबेट नहीं हो पाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। बोलने का मन कुछ है, बात दूसरी होती है। ठीक है, अब अपना जब समय आए तब आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। और मैं तभी आपको बोलता हूं, आप मुझे बोलना पड़ता है। देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विवेक श्रीवास्तव जी को महंगाई नहीं दिखती। मैंने बताया जो सिलेंडर 400 का था वो 1000 कैसे पहुंच गया। जो डीजल पेट्रोल हम लोगों को 40 से 50 रुपए में मिला करता था 2014 के आसपास, आज जो है
100 रुपए के करीब लगभग हो गया है, और कहीं कहीं प्रदेशों में 100 के क्रॉस कर गया है। क्या डीजल पेट्रोल का फर्क किसानों पे नहीं पड़ता? क्या किसान अपनी सिंचाई नहीं करता? क्या ट्यूबवेल नहीं कराता? क्या ट्रैक्टर से जुताई नहीं करता? तो किसानों पे पड़ा है फर्क। और ये किसानों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी कब से होने लगी? ये 3 काले कानून लाए थे, हजारों की संख्या में किसान आंदोलित था, और जब आंदोलन इतना उग्र हुआ तो उन काले कानूनों को उन्होंने वापस लिया। अगर कानून किसानों के हित में था तो लागू क्यों किया, और अगर हित में नहीं था तो वापस क्यों लिया? और इस आंदोलन में 800 से 900 किसान शहीद हो गए। ये जो काले कानून लाए थे, ये क्या किसानों की बात करेंगे? आप किसानों की देखिए जाके, खाद की बोरी का क्या रेट है? जो 50 किलो की बोरी हुआ करती थी, आज कितने किलो की है? 45 किलो की कर दी। जो 1100 की मिलती 1350 में आने लगी। मैं कितनी बार बात को रिपीट करूं? इनको महंगाई नहीं दिखती, ये आलू टमाटर की बात करते हैं। अरे भाई, महंगाई तो दिखती है। किसान भोजन खाता है, किसान क्या गैस की व्यवस्था का, गैस से खाना नहीं बनाता क्या? क्या किसान डीजल पेट्रोल का यूज नहीं करता क्या ये महंगाई कम है क्या किसान का बच्चा नहीं पढ़ता क्या स्कूल में? आप देखिए प्राइवेट स्कूलों की स्थिति क्या है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। अगर प्राइवेट संस्थान का कोई, और ये कोई नहीं इस सरकार में, किसी की भी सरकार हो, और भविष्य में जब हम लोग की भी सरकार आएगी, तो प्राइवेट विद्यालयों की फीस पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। किस तरीके से 5-5 हजार की किताबें नर्सरी केजी फर्स्ट की आती हैं। किसान का बेटा कैसे प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिखती स्नेहा जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है अभिषेक जी। जी जी, स्थिति बड़ी गंभीर है जी। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, ये दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ विवेक जी कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ रही है। जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए मैं तो बड़ा ही स्तब्ध हूँ सचलेन जी की बात सुन करके। जी देखिए वही मैंने जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, सचलेन जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर जो बातें कहें कम से कम आप तथ्य तो पे तो कहिए, आप ज़मीनी धरातल पे तो करिए। आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं 2014 में जो हमारे समय में आपकी सरकार में जो महंगाई थी उसके कंपैरिजन में अब 2026 में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो भाई क्यों नहीं बढ़ेगी? क्या आय उस हिसाब से नहीं बढ़ी है? आय भी तो बढ़ी है, उस पर भी तो बात कीजिए। किसकी बड़ी भैया आप बताइए, किसकी बड़ी है? किसकी नहीं बढ़ी है? आप पर कैपिटा इनकम को देखिए, किसकी नहीं बढ़ी है? क्या आम आदमी की आय नहीं बढ़ी है? अगर नहीं बढ़ी, संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? संसाधनों का यूज वो कैसे कर रहा है? देखिए श्रीवास्तव जी, अगर एक दल का अब पहले मुझे सचलेन जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। विश्लेषक है, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, प्लीज उनकी बातों को काउंटर मत कीजिए। सचलेन जी मुझे सचलेन जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो किसान फसल बोता है, अगर उसकी सचलेन जी देखिए मैं नहीं है वो सचलेन जी वो राजनीतिक पार्टी से नहीं है, प्लीज उनकी बातों पे काउंटर मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कम से कम धरातल भी कीजिए। आप 2012-14 की महंगाई का स्तर को 26 से आंकेंगे तो कैसे उसको कोई उसको जो है वो ये कहेगा कि आप सही उसका आकलन कर रहे हैं। आकलन करने का कोई क्राइटेरिया होता है, कोई इंडेक्स होता है। आप 2012 और 14 के महंगाई के स्तर को, महंगाई के इंडेक्स को 26 के महंगाई के इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो कैसे हो सकता है? आप आय को भी देखिए कि आय भी तो उस स्तर पे बढ़ी है। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी जी। आप कह रहे हैं कि 50 रुपए आपके शासनकाल में 50 रुपए में डीजल पेट्रोल मिला करता था, इसमें 100 के 5 चला गया है, क्यों नहीं जाएगा? संसाधन भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा था क्या मेट्रो नहीं बन रही है? क्या आपके ये और जो हाईवेज है वो नहीं बन रहे हैं? पूरे देश में निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार खर्च कर रही है, तो टैक्स तो गरीब जनता से ही जाएगा ना, सरकार अपनी जेब से देगी नहीं। तो अगर सरचार्ज के रूप में या किसी टैक्स के रूप में जनता से वसूला जा रहा है तो उसका यूज भी जनता की भलाई के कामों में ही किया जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि कितने... तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा अपने इस्तेमाल में कर रही है, अपनी पार्टी के नहीं, एक भी एग्जाम्पल दे दें। मैं तो इससे साफ बोल रहा हूं कि कोई एक एग्जाम्पल दे दें। क्या इनके शासनकाल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था जो आज हो रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो सपा के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार में था? नहीं था।
तो महंगाई की बातें करने के लिए इंडेक्स भी देखें। आप 12-14 के इंडेक्स को आप 26 में महंगाई के इंडेक्स से आप कंपेयर करेंगे तो कोई उसको सही नहीं कह सकता जो जानकार होगा। ठीक, रही बात दूसरी, मैं बता दूं कि अभी सैसलन जी कह रहे थे कि जो चिन्मयानंद जी हैं या सेंगर जी हैं तो उनको क्यों नहीं आपने जेल में डाला। देखिए कानूनी, मैं चूँकि हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो देखिए सैसलन जी को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दंड दे करके अपराधी घोषित नहीं कर दे तब तक वो सिर्फ आरोपी होता है। आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। कल को हमारे आपके ऊपर किसी के ऊपर कोई किसी का मन करे आरोप लगा सकता है। केवल आरोप लगा देने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि सक्षम न्यायालय उसको दंड दे करके अपराधी घोषित ना कर दे। अपराधी घोषित किया सेंगर जी को, वो जेल में सजा काट रहे हैं। चिन्मयानंद पे आरोप थे, अपराधी तो घोषित नहीं हुए, सिर्फ आरोप लगे थे। तो ये कहना कि वो अपराधी हैं, अपराधी और आरोपी दोनों में अंतर होता है सचदेव जी, पहले उसको जानिए, ठीक है, फिर बात कीजिए। जी विवेक जी, जी मुद्दे पे सर। फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, हमारे मित्र महंगाई की चर्चा लेके चले गए अपराध और कानून व्यवस्था पे। जी मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ में जो संदीप हत्याकांड हुआ है उसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता देखी जा रही है। उनके समाजवादी पार्टी से गहरे कनेक्शन है। तो कम से कम इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो स्थिति है आज कानून व्यवस्था के मोर्चे पे हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। लखनऊ में जो अपराध हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी, जी सूर्या चौहान वाले में इनकी बोलने की स्थिति नहीं है। अब कानून व्यवस्था के मोर्चे की चर्चा ये छोड़ दें और महंगाई की भी चर्चा ये को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आम उपभोक्ता के बजट से बाहर नहीं है जो उसके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल हो। अगर इन्हें गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं समझ में आ रहा, गन्ने के बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य नहीं आ रहा, तो खुल के कहें, फिर किसानों के बीच फैसला हो जाएगा कि किसान इनकी क्या गति करते हैं। हमने तो जो कुछ किया अपने या तो किसानों के लिए किया या अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया। जो किया सेवा भाव से, जनसेवक के भाव से किया है और उसी का हमको जनता बार बार आशीर्वाद देती है। ठीक है जी शशलेन जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नेताओं को महंगाई नहीं दिखती। जी दूसरी बात कानून व्यवस्था की है। रोज मर्डर, अपहरण, लूट जैसी तमाम बड़ी हत्याएं हो रही। गौतम बुद्ध नगर से लगा के जो 12 वर्षीय ब्राह्मण बेटे की हत्या हुई, तमाम ऐसी हत्याएं अगर मैं गिनाना शुरूंगा सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो महंगाई है वो दिखती नहीं। आप देखिए किस तरीके से छात्र, नौजवान और किसान परेशान है। अब मुद्दे की बात है, नीट की परीक्षा आप देखिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम स्वच्छ और साफ कराई। कहीं नीट का परीक्षा लीक होता है, कहीं सीबीएसई की कापियों की जांचने में धांधली पाई जाती है, कहीं सीयूटी की परीक्षा में धांधली पाई जाती है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं। कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में अनियमितता पाई जाती है। शशलेन जी, मैं फिर मुद्दे की बात कर रही थी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट मांगी थी, आप फिर तमाम मुद्दे की ना तैयार नहीं। किस देश में महंगाई है, इस प्रदेश में महंगाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको महंगाई नहीं दिखती। ठीक है अभिषेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी देखिए, जैसा कि मैंने सैसलन जी को भी सुना और विवेक जी को भी सुना, देखिए जो आपका टॉपिक था कि क्या त्रिकोणीय समीकरण बैठा करके और इस तरह से भाजपा जो है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश की 2027 के चुनाव को देखते हुए, तो मैं कतई सैसलन जी की बात से सहमत नहीं हूँ। महंगाई बढ़ना ये किसी पार्टी का हथकंडा नहीं है, ये वैश्विक जो असर हो रहा है उसका एक इफेक्ट है। रही बात अपराध की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में अपराधों पे बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है और आगे भी उनकी खुली चेतावनी है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज जो उसका इंतजार कर रहे होंगे। उनकी खुली चेतावनी है, जिसके डर से कई अपराधी आपने हाल ही में देखा होगा कि गले में तख्ती टांग के खुद जा करके थानों में सरेंडर करके आए हैं कि हम अब आगे से अपराध नहीं करेंगे। क्या इस सपा सरकार में होता था? क्या कोई भी अपराधी गले में खुद तख्ती टांग के थाने जाके सरेंडर करता था? तो ये भी सैसन जी को देखना चाहिए कि अपराध में कमी, लोगों के अंदर डर बैठा है कि हम अपराध करेंगे तो उसका अगले उसमें हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि भाजपा सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में
अपराधों में कमी आई है। पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर जी सक्रिय हुआ है और जो भी ऐसे कुख्यात अपराधी हैं वो या तो जैसा कि योगी जी ने बोला है यमराज के पास चले गए हैं या फिर एनकाउंटर होकर के वो लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कहीं बैठ के अपना गुनाहों को याद कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ हुए कि उत्तर प्रदेश में भले साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी हो, लेकिन बिजली के इस 10% सरचार्ज ने सियासी तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विपक्ष जहां इसे जनता की जेब पर डाका और सत्ता पक्ष का इलेक्शन सरचार्ज बता रहा, वहीं सरकार इसे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक तकनीकी प्रक्रिया करार दे रही। इन तमाम राजनीतिक दांवपेच और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सच ये है कि जून की इस भीषण गर्मी में आम उपभोक्ता, गरीब और किसान ही इस बढ़े हुए बिल का बोझ उठाने को मजबूर। अब देखना यह होगा कि फिलहाल तो इस पर रोक लगाने का दावा किया गया है, लेकिन क्या वाकई 2027 में सत्ता परिवर्तन का करंट यही बनेगा या फिर यह सियासी उबाल वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। नेताओं के दावों में अपनी अपनी जीत की चिंगारी है, पर याद रहे लोकतंत्र में असली पावर सिर्फ जनता के हाथ में भारी है। और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।